प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में संसाधन भूगोल जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। संसाधन क्या होते हैं, इनकी अर्थ परिभाषा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों, वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। जैसे कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व जिसका उपयोग संभव हो, जो मानव उपयोग में आती हो और उनका रूपांतरण किया जा सके या वृद्धि की जा सके, वो संसाधन कहलाता है। किन्हीं उद्देश्यों, आवश्यकताओं अथवा इच्छाओं को पूरा करने वाली वस्तुएं या साधन संसाधन कहलाते हैं। अब जैसे अपन इसके बारे में बात करना चाहेंगे कि संसाधन जो शब्द है, रिसोर्स, ये दो शब्दों से बना है, री और सोर्स। री का मतलब पुनः और सोर्स का मतलब साधन, जो पुनः उपयोग में लिए जा सके या बार बार उपयोग में लिए जा सके, वो संसाधन कहलाता है। अब दूसरे रूप में ये कह रखा है कि भाई कि जो कोई भी उद्देश्य है या उसकी आवश्यकताएं या उनकी इच्छाएं वो पूरा करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन। ये इसकी एक संसाधन की परिभाषा और अर्थ के बारे में अपन ने चर्चा करी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है संसाधन में दो तरह के होते हैं संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनते हैं और मानवीय जो है मानव द्वारा जो बनाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन में ये दो तरह के, ये देखिएगा सारणी में, नवीनीकरण योग्य संसाधन, जो कि दो भागों में बांटा गया है इसको। सतत प्रवाह, नवीनीकरण योग्य में कौन सी? सतत प्रवाह। जो जैसे सतत प्रवाह कौन सी होती है? जो ऐसे पवन, हवा है जो चलती है, बहती रहती है, और जल है वो भी बहता रहता है। तो ये क्या हो गई? सतत प्रवाह वाले संसाधन। और एक होता है बायो, जैव संसाधन। इसमें प्राकृतिक वनस्पति आ जाती है, जैसे वन संसाधन है। ऐसे ही वन्य, दूसरा है वन्य जीव जो संसाधन है। ये सारी चीज़ें क्या मानव के उपयोग में आती हैं। अब दूसरी साइड देखेंगे आप, प्राकृतिक संसाधन में एक तो हो गया नवीनीकरण योग्य संसाधन और दूसरा हो गया अनवीनीकरण योग्य संसाधन। अब अनवीनीकरण योग्य संसाधन में देखिएगा, इसको दो भागों में बांट रखा है, पुनःचक्रीय और अचक्रीय। तो पुनःचक्रीय तो होता है जिसको एक बार यूज में लेने के बाद में दोबारा उसका उपयोग किया जा सके, जैसे धातु है उसका उदाहरण दे रखा है। और दूसरा अचक्रीय जो कि जीवाश्म, जिनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे पेट्रोलियम है, इसका उपयोग कर लिया तो बाद में ये जीवाश्म ईंधन है। ये सारी चीज़ें क्या है? अचक्रीय, जो एक चक्र के रूप में नहीं चलती। और दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन दो तरह के होते हैं, संरचनात्मक एवं संस्थाएं, और दूसरा मात्रा एवं गुणात्मकता के आधार पर। और दूसरी जो क्लास होगी उसमें अपन संसाधनों के वर्गीकरण में इनको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अब तो अपन संसाधन के अर्थ जो नॉर्मल चीज़ें उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, संसाधन संस्कृति, प्रकृति और मनुष्य की अंतर्क्रिया है। किसकी अंतर्क्रिया है? तीन चीज हो गई। देखिए, संस्कृति कल्चरल, प्रकृति नेचर, और मनुष्य मैन, यानी कल्चर, नेचर और मैन, ये तीनों की अंतर्क्रिया ही संसाधन कहलाती है। अब प्रकृति का रोल, मनुष्य का रोल, संस्कृति का रोल कैसे है देखिएगा। पहला है प्रकृति। मानव हस्तक्षेप के बिना चीजों को प्रकृति में शामिल किया जाता है। बिना हस्तक्षेप के जो चीजें प्रकृति में, जो मानव का हस्तक्षेप जिसमें नहीं होता, वो प्रकृति प्रदत्त संसाधन होते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, नदियां, ये सब क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब मनुष्य, ये देखिएगा, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य की भूमिका सर्वोपरि और सदा निर्णायक रही है। ऊर्जा और दक्षता का अक्षय भंडार होने के कारण वह स्वयं एक सक्रिय संसाधन है। मानव क्या है? खुद एक संसाधन है। एक टॉपिक आएगा आपके, मानव संसाधन, ये एक लेसन है आपके कोर्स में है।
तो जैसे मानव खुद क्या है, एक सक्रिय संसाधन है, साथ ही अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए नए संसाधनों का निर्माण करता रहता है, यानी कि आविष्कार करता रहता है, खोज करता रहता है। तो मनुष्य एक क्या हो गया, सक्रिय संसाधन है जो कि प्रकृति में हस्तक्षेप करता है और उससे संसाधन बनाता है, जो उपयोग में नहीं है उसको उपयोग में लाकर उसे संसाधन योग्य बनाता है। तीसरा है संस्कृति। किसी भी वस्तु को प्रौद्योगिकी के बल पर, यानी कि साइंटिफिक तरीके से के बल पर उसके रूप में और गुण में जो बदलाव करते हैं और उसे उपयोगी बनाया जाता है, वो संस्कृति हो गई। प्रौद्योगिकी का स्तर किसी समाज की वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी कुशलता द्वारा निर्धारित होती है। जैसी प्रौद्योगिकी होगी समाज उतना ही उन्नति करेगा, उसकी संस्कृति उतनी ही उन्नति करेगी। कुशलता, ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, परंपरा आदि संस्कृति के विकास के कारक हैं ये। इस तरीके से ये तीन चीजें हैं आपस में, संस्कृति, प्रकृति, मनुष्य की अंतर्क्रिया से ही संसाधन बनते हैं। अब एक ये डायग्राम दे रखा है, भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रकृति, और ये प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इसके बीच में क्या है, मानव। ये इनसे आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, इसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। संसाधन देश और काल सापेक्ष होते हैं। क्या होते हैं, देश और काल के सापेक्ष। देखिएगा, प्रकृति के जो सभी पदार्थ सभी जगह और हर समय संसाधन नहीं होते, उन्हें संसाधन बनाया जाता है। जैसे खनिज तेल एक बदबूदार तरल था। जब खनिज तेल की खोज नहीं हुई थी, जब पेट्रोल की खोज नहीं हुई थी, तब खनिज तेल क्या था, एक बदबूदार तरल था। अंतर्दैन इंजन से पहले, जब इंजन बना और जब इसका उपयोग हुआ तो ये क्या बन गया, संसाधन। इसी तरीके से वायुयान के आविष्कार से पहले जो एल्यूमिनियम का जो भी धातु थे इनका, ये क्या थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन जब इनका महत्व बढ़ा तो ये संसाधन बन गए। इसी प्रकार किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता समय के साथ बदलती रहती है, ये भी बात ठीक है। देखिएगा, 30 साल पहले पश्चिमी बंगाल में एक नदी बहती है, दामोदर नदी। तो उससे पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है दामोदर नदी की, ये देश काल सापेक्ष होता है। इसी प्रकार टेनेसी की संयुक्त राज्य अमेरिका और हांगकांग, चीन जो शोक नदी है, चीन की जो हांगो नदी है, सॉरी ये गलत बोल गया, हांगो नदी जो चीन में है, इसको शोक नदी कहा जाता है। लेकिन ये देखो, दामोदर नदी, टेनेसी नदी, और ये पहले ये बिल्कुल ये हालत थी इनकी कि बाढ़ रूप धारण कर लेते थे ये, जब नदियाँ बरसाती मौसम में, तो इनका नियोजन नहीं था, इनका कोई उपयोग नहीं था, तो ये क्या थी, संसाधन नहीं थे। लेकिन अब इनका उपयोग होने लग गया तो ये क्या बन गए, संयोजन, जो किस तरीके से, नियोजन के द्वारा, और जो किसके द्वारा गया, मनुष्य के द्वारा किया गया। तो ये आपस में जो अपन ने पढ़ा था कि प्रकृति, मनुष्य और ये संस्कृति क्या है, आपस में अंतःक्रिया करती हैं और संसाधन बनाती है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, संसाधन देश और काल सापेक्ष होते हैं। पवन चक्की के आविष्कार ने पवन को संसाधन बना दिया, ठीक है, इससे पूर्व इसकी कोई महत्ता नहीं थी। कोयला, भाप इंजन के आविष्कार ने उद्योगों की रोटी बना दिया, ठीक है। जल विद्युत की खोज ने जलप्रपात संसाधन बना दिए। ये सारी चीज़ें देश काल के सापेक्ष हैं। अब नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास में संसाधनों का योगदान। आर्थिक विकास में संसाधनों का क्या योगदान है, देखिएगा, संसाधनों का आर्थिक विकास के साथ सीधा संबंध होता है। यानी साधारण तौर पर अधिक संसाधनों वाले क्षेत्र विकास की दौड़ में ही आगे रहते हैं, परंतु कुछ इसके अपवाद भी हैं। आर्थिक विकास में संसाधनों का सहयोग लेने के लिए तकनीकी उपलब्धता, सांस्कृतिक विकास और संसाधन की आवश्यकता भी आवश्यकता है। ये तीन चीज़ें हैं, तकनीकी की उपलब्धता होनी चाहिए, सांस्कृतिक विकास और संसाधनों की आवश्यकता, ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के तौर पर अफ्रीकी संसाधनों का धनी है, परंतु तकनीकी और सांस्कृतिक विकास न होने के कारण संसाधन होते हुए भी ये विकास नहीं हो पाया है। अफ्रीका के संसाधनों का क्षेत्र है, अफ्रीका पूरा महाद्वीप है, वहाँ पे बहुत सारे संसाधन फैले पड़े हैं, किंतु इनका विकास नहीं हो पाया है क्योंकि वहाँ तकनीकी नहीं है और वहाँ संस्कृति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। वो लोग जंगलों में निवास करते हैं, आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं अधिकतर लोग, और बाहरी लोगों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, तो वो संसाधन सुरक्षित हैं और वो संसाधन रूप नहीं ले पाए। किंतु
वहीं दूसरी ओर जापान, जहाँ संसाधन सीमित मात्रा में है वहाँ पे जापान में, परंतु तकनीकी और कुशल क्षमता इतनी अधिक है जापान में कि वहाँ विकास का उच्च स्तर उन्होंने प्राप्त कर लिया और लगातार उसमें विकास निरंतर करते जा रहे हैं। तो ये तकनीकी, इसमें प्रौद्योगिकी, इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में। और आर्थिक विकास जब ही होगा जब प्रौद्योगिकी होगी, और फिर उसी से आप संसाधन बना पाओगे। जो आज वर्तमान में कोई जो संसाधन है वो उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं पता, महत्व नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भविष्य में संसाधन बन जाए। ये चीज़ आवश्यक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का विकास होता है, विकास है, यानी आप संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो संसाधनों का विकास होगा, भावी पीढ़ी के लिए वो बचे रहेंगे। नहीं तो काफ़ी चीज़ ऐसी है कि वो खत्म हो जाएंगी और अपनी पीढ़ी को ये पता ही नहीं होगा कि भाई कभी पेट्रोलियम भी था, कोई खनिज तेल भी होते थे, कि भाई खनिज तेल से कोई गाड़ी भी चलती थी। तो इसमें देखिए, पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं, मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं, जिसके कारण मानव के लिए संसाधन सदा कम पड़ते रहते हैं। साथ ही कई प्रकार की मानवीय क्रिया द्वारा संसाधनों का विनाश होता है, जिससे संसाधनों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिस कारण संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। यदि संसाधनों का संरक्षण किया जाए तो वो हमारी आवश्यकताओं को और अच्छी प्रकार से पूरा कर सकेंगे। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण, जो जिनका रिसोर्स यानी जिनका पुनः बार बार उपयोग किया जा सकता है वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसे हैं जो जिनका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता तो उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, उसके विकल्प खोजने चाहिए अपन को। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे, संसाधनों बने रहें। और ये संसाधनों का संरक्षण जब ही होगा जब अपन संसाधनों का महत्व समझेंगे कि संसाधन का विकास, संसाधन संरक्षण ये आपस में जुड़े हुए हैं। संसाधनों का संरक्षण होगा तभी संसाधनों का विकास होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल अपन संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।